अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं यावर अमीर गुज्जर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम पीपीसी के सेक्शन 101 से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्रिमिनल मेजर एक्ट की स्टडी स्टार्ट की हुई है और लास्ट वीडियो में हम सेक्शन 100 तक कवर कर चुके हैं पीपीसी 1860 का, और आज हम सेक्शन 101 से स्टार्ट कर रहे हैं। When such right extends to causing any harm other than death, कि कब किस सूरत हाल में आपका जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो इस हद तक एक्सटेंड हो सकता है कि आप डेथ के अलावा कोई और हार्म जो है वो इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। इफ़ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन enumerated in the last preceding sections, the right of private defense of body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, but does extend under the restriction mentioned in section 99 of the voluntary causing of the assailant of any harm other than death। कहते जो पिछले सेक्शन में हमने बता दिया है ना, सेक्शन 99 में, वहाँ तक तो जो बताया है तो वो राइट जो है आपका एक्सटेंड कर सकता है डेथ तक, लेकिन अगर उनमें बताई हुई कोई चीज़ नहीं है, और सॉरी ये है जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके बाद, सही कि if the offense be not of any description enumerated in last preceding section, right of ये 100 था, ठीक है 100 में जो चीज़ें बताई हुई हैं, जो पिछला सेक्शन गुजरा है उसमें जो कुछ बताया है वहाँ पे तो आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है वो डेथ तक पहुँच गया। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शंस वो नहीं हैं जो 99 में बताई हैं, तो फिर आप हमलावर पर कोई भी और हार्म इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं अदर देन डेथ। दोबारा समझ लीजिए कि अगर तो है जो सेक्शन 100 में बता दिया गया कि वो मौत करने जा रहा है, या कोई ग्रीवियस हर्ट है, या रेप है, अननेचुरल लस्ट है, किडनैपिंग है, कन्फाइनमेंट है, अबडक्टिंग है, इन सब सूरत हाल में तो आप डेथ कर सकते हैं, अगले की डेथ कॉज कर सकते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर भी सेक्शन 99 वाली रहेंगी, ठीक है। ठीक है, इसमें भी सेक्शन वो 99 में रिस्ट्रिक्शंस हैं जो यहाँ बताया गया, वहाँ भी उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस के ताबे रहते हुए, सेक्शन 99 वाले रिस्ट्रिक्शंस के ताबे रहते हुए आप डेथ के अलावा कोई और चीज़ इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि इन सेक्शन 100 वालों के अलावा अगर कोई और नुकसान है। अगर ये नुकसान है तो डेथ तक पहुँच जाता है, अगर ये नुकसान नहीं है, कोई और नुकसान है, तो फिर आप डेथ से कम जो हार्म है वो उसको पहुँचा सकते हैं। सेक्शन 101 था। सेक्शन 102 है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। जो ये है बॉडी के डिफेंस का जो राइट है वो कब से शुरू होकर कब तक रहेगा, कंटिन्यूएंस उसकी होगी, कब से वो स्टार्ट होगा और कब तक वो कंटिन्यू करेगा। The right of private defense of the body commences as soon as a reasonable apprehension of danger of the body arises from an attempt or threat to commit the offense, though the offense may not have been committed। जैसे ही वो ख़तरा, फौरी तौर पर जो ख़तरा है वो आ जाता है, यानी आपको वो ख़तरा लाहिक हो जाता है, तो आपका वो स्टार्ट हो गया है जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, अगरचे अभी तक वो जो जुर्म है वो कमिट नहीं हुआ। इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज, और ये तब तक आपके पास कायम रहता है ये डिफेंस जब तक कि वो जो डेंजर है वो कंटिन्यू करता है, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जब आप पर वो ख़तरा आ जाता है तब से वो स्टार्ट होता है, और जब वो ख़तरा टल जाता है तभी ये राइट भी ख़त्म हो जाता है। आगे है ये सेक्शन 103। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, कौन सी ऐसी सूरत हाल है कि जब वो आप प्रॉपर्टी के लिहाज से, ठीक है, वो बॉडी के लिहाज से था जो सेक्शन 100 में पड़ा है, सेक्शन 103 बता रहा है कि कब प्रॉपर्टी के लिहाज से, वो सेक्शन 100 बॉडी के लिहाज से था, सेक्शन 103 जो है ये बता रहा है प्रॉपर्टी के लिहाज से कब आपका सेल्फ डिफेंस का राइट डेथ तक पहुंच सकता है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99, यानी जहाँ भी है फौकियत सेक्शन 99 को दी जाएगी, वहाँ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हमेशा हमने मद्देनज़र रखना है, उनको सामने रखते हुए वॉलंटरी कॉजिंग डेथ और एनी अदर हार्म तक वो पहुँच जाएगी।
to the wrongdoer if the offense the committing of which or the attempted committing which occasions the exercise of the right by an offense of any of the description herein enumerated namely कि अगर तो कोई नीचे बताए हुए ऑफेंसेस में से अगर कोई किया जा रहा है तो फिर आपके पास ये है कि आप डेथ का या कोई और हार्म जो है वो उसको पहुंचा सकते हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है जो नीचे बताए गए हैं इनमें से अगर कोई है तो फिर आपके पास ये राइट है कि आप वो जो डिफेंस है प्राइवेट डिफेंस उसमें आप इस हद तक जा सकते हैं डेथ तक कॉजिंग डेथ तक या कोई और हार्म तक जा सकते हैं वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म। फर्स्टली रॉबरी अगर रॉबरी हो रही है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट रात के वक्त अगर सेकेंडली है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट रात के वक्त अगर घर में कोई चोरी कर रहा है थर्डली मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग के कहीं कोई आग लगाई है टेंट और वेसल विच बिल्डिंग टेंट और वेसल इज यूज्ड एज अ ह्यूमन डिवेलिंग और एज अ प्लेस ऑफ फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी या तो प्रॉपर्टी की कस्टडी की कोई चीज़ है या वहाँ रहने की कोई जगह है। अगर आप देख रहे हैं रात के वक्त उसको कोई आग लगा रहा है तो वहाँ पे आप उसको वो तब भी आपका जो राइट है वो वहाँ तक पहुँच जाता है कॉजिंग डेथ तक पहुँच जाता है वॉलंटरी कॉजिंग डेथ तक। फोर्थली अ थेफ्ट मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसिस एज मे रीजनेबली कॉज अप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंस इफ सच राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज्ड कि अगर मैं सेल्फ डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज नहीं करता तो इनमें से कोई भी चीज़ हो सकता है। कोई थेफ्ट मिसचीव या हाउस ट्रेसपास करता है और उससे ये हालात पैदा होते हैं यानी इसलिए वो घर में दाखिल हो रहा है और उससे ये एप्रीहेंशन पैदा होती है कि अगर मैं प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज नहीं करूं तो या तो उसका नतीजा मौत होगी या फिर कोई ग्रेवियस हर्ट होगा। ठीक है तो फिर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो अब आप प्रॉपर्टी की हिफाजत में ही इस हद तक जा सकते हैं कि आप यू मे वॉलंटरली कॉज डेथ ऑफ द ट्रेसपासर और द थीफ और द मिसचीवर। सेक्शन 104 है व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ और कौन सी वो सूरत हाल जिसमें आप मौत तो नहीं दे सकते लेकिन उसके अलावा कुछ और कर सकते हो। सेक्शन 104 है पीपीसी का if the offense of the committing of which or attempting to commit which occasions the exercise of the right of private defense be theft mischief or criminal trespass not of any of description enumerated in the last preceding section that right does not extend to the voluntary causing of death but does extend subject to the restrictions mentioned in section 99 to voluntary causing to the wrongdoer of any harm other than death कि अगर कोई प्रॉपर्टी के अगर कोई इस तरह का जो है ऑफेंस करता है कि जो हमने पहले नहीं बताया हुआ थेफ्ट मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास है लेकिन वो इनमें से नहीं है जो हमने पहले बता दिया है कौन से जो इसे सेक्शन 103 में जो बता दिया है तो फिर अब सेक्शन 99 की रिस्ट्रिक्शन के ताबे रहते हुए आप जो रॉन्ग डूअर है उस पर कोई भी चीज़ इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं अदर देन डेथ यानी अगर तो वो रॉबरी और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट था या ये दूसरा था उसको आग लगाने की कोशिश था या इस लिहाज से वहाँ दाखिल होना था कि मौत का ख़तरा पैदा हो जाता है इस लिहाज से तो आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा अगर कोई और ख़तरा है जो यहाँ पर बयान नहीं किया हुआ उसके अलावा अगर कोई ख़तरा है तो फिर आप उसको इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं तो आपको मौत की सज़ा नहीं उसको दे सकते इसके अलावा कोई मौत का नुकसान नहीं उसे पहुंचा सकते इसके अलावा अगर कोई आप उसे नुकसान पहुंचाते हैं तो वो इसमें कवर होगा वरना कवर नहीं होगा। अच्छा आगे सेक्शन 105 आ गया कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के ये कब शुरू होता है और कब तक कंटिन्यू करता है। The right of private defense of property commence when a reasonable apprehension of danger to the property commences जब वो ख़तरा आता है उसी वक्त वो स्टार्ट होता है। The right of private defense of property against theft continues till the offender has effected his retreat with the property or either the assistance of the public authority is obtained or the property has been recovered कि जो थेफ्ट के लिहाज में जो राइट था वो तब तक था जब तक कि वो रिट्रीट नहीं करता जब वो ऑफेंडर रिट्रीट करेगा
जब तक वो अपनी रिट्रीट नहीं करता या पब्लिक अथॉरिटी नहीं आ जाती या वो प्रॉपर्टी रिकवर नहीं कर ली जाती, तब तक आपका ये राइट कंटिन्यू करता है। तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद ख़त्म हो जाता है। The right of private defense of property against robbery continues as long as the offender causes or attempts to cause any person death or hurt or wrongful restraint, or as long as the fear of instant death or of instant hurt of the instant personal restraint continues। कि जब ये कोई अटेम्प्ट शुरू करता है उसके पास ये होता है, और जब तक ये जितनी देर ये कायम रहता है उतनी देर वो जितनी देर वो ख़तरा कायम रहता है उतनी देर तक वो जो राइट है वो भी कायम रहता है। The right of private defense of property against criminal trespass or mischief continues as long as the offender continues in the commission of criminal trespass or mischief। तो जब तक वो उस ऑफेंस में शामिल रहता है, ऑफेंडर कंटिन्यू करता है उसको, तब तक वो उसके पास राइट जो है वो रहता है। The right of private defense of property against housebreaking by night continues as long as the house trespass which has been begun by such housebreaking continues। तो अब जो है कि जब उसने नकब लगा रहा था उस वक्त से जब उसने ये शुरू किया है हाउस ट्रेसपास किया, अगर उसने उसको किया है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात के वक्त अगर कोई घर में नकब लगा रहा है या जब वो घर में दाखिल होता है, तो जितनी देर वो इस एक्टिविटी में मुलव्वस रहता है, यानी घर में दाखिल हो गया फिर चोरी कर रहा है, कोई और किसी को डरा धमका रहा है, ऐसा जितनी देर भी वो उस एक्टिविटी में इंडल्ज रहता है तब तक उसके पास सेल्फ डिफेंस का राइट होगा। आगे इसकी कमेंट्री है। स्कोप एक्यूज टेकिंग प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस बर्डन वुड शिफ्ट अपॉन हिम टू प्रूव द सेम। जो ये प्ली लेता है सेल्फ डिफेंस की तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर शिफ्ट हो जाएगा। 2001 SEMR 51। आगे है फिर सेक्शन 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन द रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है एक ऐसा हमला जिसमें किसी इनोसेंट पर्सन को कोई हार्म पहुंच सकता है। If in the exercise of the right defense against an assault which reasonably cause apprehension of death, the offender be so situated that he cannot effectively exercise that right without risk of harm to an innocent person। अच्छा, when there is a risk of harm, ठीक है, आप हमला कर रहे हो, कोई ख़तरनाक हमला है, उसके ख़िलाफ़ आपने प्राइवेट डिफेंस लेना है, लेकिन ये लेते हुए ऐसा है कि किसी मासूम इंसान को भी ऐसा ख़तरा है कि उसको भी कोई नुकसान पहुंच सकता है। If in exercise of the right of private defense against an assault which reasonably cause apprehension of death, कोई ऐसा है कि आप कोई ख़तरा हुआ कि अब मेरी जान गई और उसके खिलाफ आपने अपना प्राइवेट डिफेंस लिया है, द फेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट एक्सफेक्चुअली, और वो इस सूरत हाल में है कि अब वो अपना जो ये राइट है ये एक्सरसाइज नहीं कर सकता विदाउट रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन, के वो उस वक्त तक अपना ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता कि किसी मासूम इंसान को भी नुकसान पहुंच सकता है। हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द रनिंग ऑफ दैट रिस्क। तो उस ख़तरे की हद तक वो अपना जो रिस्क है वो ले सकता है अपनी जान बचाने का, उसकी जान ख़तरे में, उसको उतना ख़तरे में डाल सकता है कि वो किसी और इंसान को भी नुकसान अगर पहुंचता है तो वो फिर भी अपना जो राइट है सेल्फ डिफेंस का वो ले सकता है। आगे है एलस्ट्रेशन। ए इज़ अटैक्ड बाय अ मॉब हु अटेम्प्टेड टू मर्डर हिम। ए के ऊपर एक जो मॉब था उसने मर्डर अटैम्प्ट कर दिया। ही कैनॉट इफेक्टिवली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ, ये इलस्ट्रेशन आ रही है ना, वजाहत हो जाएगी। ही कैनॉट इफेक्टिवली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब। तो अब उसके पास जो वो राइट एक्सरसाइज करना तो उसको लाजमी बात है गोली चलानी पड़ेगी। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब। और ये भी बात है कि वो उनको अलग नहीं कर सकता कि कुछ बच्चे हैं जो उस मॉब के साथ मिल गए हैं, उनको अलग नहीं कर सकता। ए कमिट्स नो हार्म इफ़ बाय सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन। तो अब अगर वो अपने सेल्फ डिफेंस में कोई गोली चलाता है और उससे किसी बच्चे को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया गया। ये कमेंट्री है इस पर सेक्शन 106 पर ही। एसेंस टू असर्टेन हु इज़ अग्रेसर। ठीक है, इसमें जो ज़ोर है वो इस पर है कि ये साबित करना है कि अग्रेसर कौन है। 1987 PCRLJ 2164।
एक्सटेंट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, किस हद तक प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो जा सकता है. द लॉ रिलेटिंग टू सेल्फ डिफेंस हैज़ मेड द विक्टिम ऑफ सच एन असॉल्ट द जज ऑफ हिज ओन peril and permitted him to repel the attack even to the taking of his life of his assailant. So the courts are to judge him by placing themselves in the same position in which he was placed. सॉरी फिक्रा ज़्यादा लंबा हो गया तो मुझे उसको मैं फिक्रे के साथ साथ चल रहा था, इसलिए मेरा दिल कि उसको पूरा ही पढ़ लें, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो लॉ है सेल्फ डिफेंस के रिलेटिंग वो ये है कि विक्टिम ने खुद जज करना है अपने ख़तरे को कि, और फिर ये उसको इजाज़त देता है, ये उसने यानी खुद ख़तरे को जज करना है. अगर उसने जज करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि मेरी जान जा रही है, तो अब उसके पास ये है इजाज़त है कि वो इस ख़तरे को रिपेल करने के लिए, इस ख़तरे से निकलने के लिए सामने हमलावर की जान भी ले सकता है. अब जो कोर्ट्स हैं उन्होंने ये जज करना है कि अपने आप को सेम पोजीशन में रखें और जज करें क्या अगर वो इस सूरत हाल में होते तो क्या वो भी वैसा ही करते. ये है जी PLD 1972 लाहौर 596 की साइटेशन. इफ़ द हार्म काज टू द offending party is out of all proportions to the harm which he may received or which is threatened by the other party and which gives occasion for the exercise of that right of self defense will stand completely negatived. अगर जो हार्म है टू द offending party वो उससे बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन है उस हार्म से जो ये पार्टी दूसरी को इन्फ्लिक्ट करना चाहते थे. यानी एक है ऑफेंडर पार्टी यानी जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे, दूसरी है वो पार्टी जिनको वो हार्म पहुंच रहा है. अब ये जो हमला करने वाले हैं इनको उससे ज़्यादा नुकसान पहुंच गया जितना कि ये उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, तो अब जो फिर वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा. PLD 1971 सुप्रीम कोर्ट 720. द राइट इज़ अवेलेबल ओनली इफ़ इट इज़ रूटेड इन गुड फेथ. ठीक है, जो सेल्फ डिफेंस का राइट है ये तब ही लिया जाएगा जब ये गुड फेथ में लिया जाता है. PLD 1971 Law Notes 565. Plea of self-defense if not raised at trial can be ascertained in appeal. ठीक हो गया. If gets reasonable support from the prosecution evidence. PLD 1971 पिशावर 7. अगर ट्रायल के वक्त पे हमने रेज नहीं की जो प्ली है, प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस की है, वो हमने ट्रायल की बेस पे नहीं ली. ट्रायल जब हम कर रहे थे तब हमने वो प्ली नहीं ली सेल्फ डिफेंस की. अब अगर अपील की स्टेज आ जाती है और रीज़नेबल सपोर्ट मिलती है फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, तो फिर यहाँ पे इंटरटेन की जा सकती है. PLD 1971 पिशावर 7. अच्छा ये सारी कमेंट्री चल रही है. गैरत. मर्डर कमिटेड आफ्टर बीइंग ओवरपावर्ड बाय वेव ऑफ फैमिली ऑनर एंड गैरत वुड बी नो ऑफेंस. अगर कोई इस लिहाज से कत्ल किया जाता है कि वो ओवर पावर हो गया था इस जो था मेंटल वेव से कि उसकी ख़ानदानी इज़्ज़त और गैरत का सवाल आ गया था, तो अब वो ऑफेंस नहीं होगा. NLR 1999 क्रिमिनल लाहौर 11. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस व्हेन अ स्पेसिफिक प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस इज रेज्ड, द ओनर्स टू प्रूव द सेम ले अपॉन द पार्टी क्लेमिंग द सेम. कि जब सेल्फ डिफेंस की प्ली ली जाती है तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा जो ये प्ली लेता है. 2002 SCMR 1425. एंड द मोमेंट ही एक्सीड्स सच राइट देन द एक्ट बिकम्स द एक्ट ऑफ एग्रेशन. और जब वो इस एक्ट से बढ़ जाता है तो वो फिर एग्रेशन बन जाती है. 2002 SCMR 1607. मेयर असर्शन ऑफ द एक्यूज्ड इज नॉट इनफ. एक्यूज का सिर्फ ये दावा कर देना ये काफ़ी नहीं है. 2002 SCMR 1425. स्कोप. डिफेंस फेलिंग टू एस्टेब्लिश हिज केस, जो डिफेंस था वो अपनी केस साबित नहीं कर सका. कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ डाउट. अब वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो ले सकता है, यानी अगर अपना केस डिफेंस साबित नहीं कर सकता तो कम से कम बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकता है. 1983 SCMR 310. एक्यूज्ड एक्सीडिंग हिज राइट ऑफ डिफेंस, वो अपने राइट से ज़्यादा ले गया.
1983 SCMR 796 essence to ascertain who is aggressor, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एग्जैक्ट वही सेम साइटेशन है। ये इसकी एसेंस यही है कि साबित करने के एग्रेसर था कौन, 1987 PCR LJ 2164। हार्म काज्ड आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस, के हार्म जो नुकसान से ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन था, सेल्फ डिफेंस में जिसने हार्म काज किया ये उससे ज़्यादा है, 1990 PCR LJ 419। प्रिंसिपल स्टेटेड 1990 MLD 88, उसमें प्रिंसिपल बताए गए हैं प्राइवेट डिफेंस के। प्रोबेबल प्ली बेनिफिट गो टू द एक्यूज्ड, अगर प्रोबेबल है कोई प्ली तो वो जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो एक्यूज को जाएगा, 1989 PCR LJ 504। डिफेंस वर्जन अपीयरिंग मोर प्लॉजिबल, अगर जो डिफेंस का वर्जन था वो ज़्यादा प्लॉजिबल है, ये है जिस, तो फिर मैं ज़ाहिर बात उसी को फ़ायदा उसका पहुंचेगा। 1989 PCR LJ 2028 लिखा हुआ जो कि अभी तक आया ही नहीं है, फिर यहाँ पे कोई मिस्टेक है मेरे ख्याल में, और ख्याल में नहीं, यानी यकीनन है, पता नहीं कौन सा साल है, 2023 है या 2023 भी नहीं होगा, उससे पहले का ही होगा, कोई 22 का, क्योंकि 2023 का तो ये है एडिशन है इसका क्रिमिनल मेजर एक्ट का, तो 2023 नहीं, उससे पहले का ही कोई हो सकता है। वेन्यू ऑफ क्राइम एक्यूज्ड ओन लैंड, कि जिस जगह क्राइम हुआ है वो एक्यूज की अपनी लैंड थी, 1989 SCMR 1176। Question of self-defense arises when one party is in peaceful possession, कि सेल्फ डिफेंस का राइट तब पैदा हो जाता है जब एक बंदा उसकी पीसफुल पोजेशन रखता है, तो 1990 PCR LJ 1132। फ्री फाइट ये एक्सप्लेन हुई है 1990 MLD 1376 में। राइट आफ्टर रिसीविंग हेड इंजरी, राइट आपको मिलता है जब आपको कोई सर पे चोट लगी है, 1990 PCR LJ 540, कि अगर आपको दिमाग की कोई नुकसान पहुंचा है और आप ये प्ली लेना चाहते हो तो आप इसको बतौर साइटेशन पेश कर सकते हैं। इन केस ऑफ सोडोमिस्ट अटैम्प्ट, अगर कोई अननेचुरल लस्ट को ग्रेटिफाई करना चाह रहा है तो उस पर भी ये इस्तेमाल होता है, 1990 MLD 249। 1989 PCR LJ 504। एविडेंस स्टैंडिंग अनरिबटेड, अगर एविडेंस को अनरिबट किया, उनको रिबट नहीं किया गया तो फिर वो साबित मेरे ख्याल में किसी एक्यूज को जाएगी उसकी प्ली, अगर उनको रिबट नहीं किया गया, या अगर इन्होंने एक्सेप्ट किया है तो दूसरों की हक में जाएगी। 1987 SCMR 293। अच्छा आगे, डिसीज्ड सीन इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन, कि जो मरने वाला है वो इस सूरत हाल में देखा गया है कि वो तो कॉम्प्रोमाइज़ किसी तरह का कर रहा था, 1986 PCR LJ 493। राइट ऑफ डिफेंस कंटिन्यूज टिल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू ऑल लाइफ एग्जिस्ट्स, जो राइट है डिफेंस का वो उस वक्त तक रहता है कि जब तक कि जान को ख़तरा रहता है। 1986 PCR LJ 2215। एमिनेंट थ्रेट होना चाहिए, PLD 1986 सुप्रीम कोर्ट 335 कहता है। सेल्फ डिफेंस एक फंडामेंटल राइट है, अब फंडामेंटल राइट ये कहता है, PLJ 2001 क्रिमिनल केसेस लाहौर 593। अटेम्प्ट टू एप्रीहेंड अमाउंट्स टू अटेम्प्ट टू कन्फाइन एक्यूज्ड रॉन्गली, अगर ये बताया जाता है कि उसको ये पता लग जाए कि मैं इसको बांध दूंगा, ठीक है, अगर इसकी उसको अप्रेंशन हो जाती है तो ये इसी के मुतरादिफ होगा कि उसको कन्फाइन करने की कोशिश की गई है। 1986 PCR LJ 2833। एक्यूज्ड स्टॉप्ड आफ्टर गिविंग सिंगल इंजरी, जो एक्यूज था वो एक सिंगल इंजरी देने के बाद उसको स्टॉप हो गया, 1987 PCR LJ 601। आगे ये सेक्शन 97 एक्यूज्ड सोल जज ऑफ डेंजर, ये क्या है, ये फिर गलत लिखा सेक्शन 97। अच्छा ये सेक्शन 97 ऐसा नहीं है कि ये इसका सेक्शन है, बल्कि उसको कोई वजाहत उसकी की जा रही है, जो सेक्शन 97 में पीछे पढ़ के आए हैं, इससे लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि प्रॉपर्टी ऑफ, और ये इसके बारे में है डिफेंस के बारे में, उसकी रिलेटेड साइटेशंस हैं यहाँ पर। एक्यूज्ड सोल जज ऑफ डेंजर, कि जो एक्यूज्ड है वो बता सकता है कि मुझे कैसा ख़तरा था, 1989 MLD 4025। टू वर्जन्स इन जक्सटापोजिशन, दो वर्जन जो जक्सटापोजिशन में थे, 1989 MLD 4025, ये भी उसी की वही साइटेशन है।
अच्छा, impending danger must be present, real or apparent. जो impending danger है वो प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो रियल हो या वो अपेरेंट हो, ठीक है, दोनों लिहाज से उसको पता होना चाहिए। 1989 MLD 1083, अटेम्प्ट बाय सन टू सेव हिज फादर, ठीक है, वो भी इसमें आया कि एक बंदे ने कोशिश की अपने आप को बचाने की, सॉरी अपने वाले साहब को बचाने की। NLR 1990 क्रिमिनल केसेस, जो क्रिमिनल केसेस के हैं 614। इक्वल नंबर ऑफ इंजरीज सफर्ड बाय बोथ द पार्टीज, दोनों को बराबर इंजरीज पहुंची। उसके बारे में ये साइटेशन है 1987 PCRLJ 1169, एविडेंस स्टैंडिंग अनरिबटेड 1987 SCMR 293, रेजिंग ऑफ प्ली नॉट नेसेसरी, कि जो प्ली उसने रेज की है या नहीं ये नेसेसरी नहीं है 1992 PCRLJ 1219। ट्रेसपासर, अभी तक कमेंट्री ही चल रही है। कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस टू कॉज एनी हार्म अदर देन डेथ unless first brings to an end his own act of trespass। जो ट्रेसपासर है वो भी सेल्फ डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन मौत के अलावा, डेथ के अलावा वो कोई और जो है हार्म वो कॉज कर सकता है। PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट 212, अनलेस फर्स्ट ब्रिंग्स टू एन एंड हिज ओन एक्ट ऑफ ट्रेसपास, तब वक्त कि वो अपना जो वो एक्ट है ना उसको वो ख़त्म करे, तब मेरे ख्याल में कर सकता होगा कि खुद उसने अब ये काम छोड़ दिया, यानी वो ट्रेसपास कर रहा था वो उससे बाज आ गया, तो अब वो जो राइट है वो यूज़ कर सकता है विदाउट कॉजिंग द डेथ। PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट 135, दिस इज ट्राइंग टू आउटरीच मॉडेस्टी ऑफ द अक्यूज्ड गर्ल, वो उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच कर रहा था मरने वाला, तो वो उसमें यानी कवर है। 1984 SCMR 646, accused apprehending if other person not rescued would suffer grievous hurt, right of self defense given। दो था एक्यूज, उसने ये अंदाज़ा लगाया कि अगर मैं उसको दूसरे बंदे को नहीं बचाता तो उसको रेस्क्यू नहीं करता तो उसको बड़ा सख्त नुकसान पहुंचेगा, तो उसको फिर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस दिया गया था। 1972 PCRLJ 171। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, चैप्टर 5 है, ये अबेटमेंट के बारे में है। सेक्शन 107 है, अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु, अबेटमेंट यानी उसको एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सा बंदा है कि उसको हम कहेंगे कि इसने ये काम करने में अबेटमेंट की है। हु, सबसे पहले कौन? इंस्टिगेट, फर्स्टली इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, जो इंस्टिगेट करता है कि आप ये काम करो, तो वो बंदा है जो पहला अबेटमेंट कर रहा है। पहले सबसे पहले उसका नाम बताया गया, उसके बारे में बताया गया। और सेकेंडली इंगेज विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स इन एनी कंस्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट एक्ट, जो कि शामिल होता है एक या एक से ज़्यादा लोगों के साथ उस एक्ट को कमिट करने के लिए। If an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, या फिर वो कोई इलीगल ओमिशन करता है, कोई काम जिसने करना था वो नहीं करता, उसी कॉन्स्पिरेसी को प्रमाण चढ़ाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। एंड इन अदर टू द डूइंग ऑफ दैट थिंग, या कुछ और करता है इसी काम को पूरा करने के लिए, यानी या तो कोई उसका साजिश का हिस्सा होता है, या कोई इलीगली ओमिशन करता है, या उसमें शामिल होता है, या कुछ भी ऐसा करता है जो कि जिसका नतीजा यही होता है, एंड रिजल्ट यही होता है कि वो जो ऑफेंस है वो कमिट हो जाए, तो फिर वो भी अबेटमेंट में आता है। थर्डली इंटेंशनली एड्स, थर्डली में जानते बूझते उसकी मदद करता है, उसको कोई इमदाद मुहैया करता है। बाय एनी एक्ट और इलीगल एमिशन, या तो कोई काम करके या कोई इलीगली कोई चीज़ ओमिट करके। द थिंग द डूइंग ऑफ दैट थिंग, तो ये भी तो इस हालत में भी ये कहा जाएगा कि उसने वो काम किया है। आगे है जी एक्सप्लेनेशन 1, अ पर्सन हु, वो एक शख्स है, बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ द मटेरियल फैक्ट विच इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज, या तो रिप्रेजेंट करता है
या जानबूझ के वो ऐसे हकायक को छुपाता है जो उसने जाहिर करने थे। वॉलंटरी कॉजेज और प्रोक्योर्स और अटेम्प्ट्स टू कॉज और प्रोक्योर द थिंग टू बी डन इज सेड टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग। कि कोई बंदा जो या तो मेरे से रिप्रेजेंट करता है या वो कोई चीज़ जो उसने बतानी थी वो नहीं बताता, उसको कंसील करता है जानबूझ के, और या फिर जानबूझ के उसकी वजह बनता है किसी काम के करने की। कॉजेज और प्रिक्योर्स और या तो उसकी वजह बनता है या उसका कोई सामान मुहैया करता है, या उसके वकूफ़ पजीर होने की या वहाँ पहुँचाने की कोशिश करता है। अ थिंग टू बी डन, कि वो चीज़ हो जाए, ये ऐसा ही है। इसको तो फिर कहा जाएगा कि इस बंदे ने इस चीज़ को इंस्टिगेट किया है कि ऐसा काम हो जाए। आगे इसकी इलस्ट्रेशन है। अ पब्लिक ऑफिसर इज़ ऑथोराइज्ड बाय अ वारंट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ जस्टिस टू एप्रीहेंड जी। एक पब्लिक ऑफिसर है और वो कोर्ट की तरफ से ऑथराइज था कि वो जाके जी को पकड़े। बी नोइंग दैट फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट जी। बी को ये पता है कि जो सी है वो जी नहीं है। विलफुली रिप्रेजेंट्स टू ए दैट सी इज जी। अच्छा ठीक है, इसमें काफ़ी सारे लोग हो गए। अब जब ए है, ए जा रहा है किसी बंदे को पकड़ने के लिए। किस बंदे को पकड़ने के लिए जा रहा है? जी को। ठीक है, अब जब पकड़ने जा रहा था तो एक पर्सन दूसरा है बी, उसको पता है कि जो सी पर्सन है ना वो जी नहीं है, लेकिन जब ए आता है तो उसको बताता है कि दरअसल ये जो सी है ना यही जी है। एंड देयर बाय इंटेंशनली कॉजेज ए टू अप्रीहेंड सी, और वो ताकि इसको पकड़ लिया जाए। हेयर बी अबेट्स बाय इंस्टिगेशन द अप्रीहेंशन ऑफ सी। तो यहाँ पर उसने जानबूझ के उसकी जो अप्रीहेंशन है, गिरफ्तारी, उसको उसने अबेट किया। तो इसमें यह है कि जो बी है उसने अबेट किया है इंस्टिगेशन के ज़रिए, यानी जो ए है वो जी को पकड़ने आ रहा था। बी ने क्या बता दिया? उसने बता दिया कि जो दरअसल जो पर्सन सी है ना यही जी है। तो गलती से उसने जानबूझ के उसने किसको मैल ऑफ आईडी में गिरफ्तार करवा दिया? सी को। तो अब ये कहा जाएगा कि उसने इंस्टिगेशन की है। ही हैज़ इंस्टिगेटेड द एप्रीहेंशन ऑफ सी। एक्सप्लेनेशन इसकी 2 है, वो क्या है? Whoever either prior to or at the time of commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act, या उससे पहले या उसके करते वक्त, जुर्म होते हुए या जुर्म होने से पहले किसी भी तरह से उसको फैसिलिटेट करता है, तो फिर ये होगा and thereby facilitate the commission thereof is said to aid the doing of that act। कोई भी जो उससे पहले या कमीशन करते हुए किसी भी तरह से उसको फैसिलिटेट करता है कि वो जो एक्ट है उसकी कमीशन हो जाए, तो यही कहा जाएगा कि उसने मदद फराहम की है उस एक्ट की कमीशन में। अच्छा आगे इस पर आगे है कि जी कमेंट्री। अबेटमेंट। अ पर्सन कैन बी सेड टू हैव अबेटेड फर्स्टली इफ़ ही इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। सबसे पहले कि अगर वो किसी को इंस्टिगेट करता है तो यही कहा जाएगा कि उसने अबेटमेंट कॉज की है। अच्छा इस पर आगे है जी कमेंट्री। अबेटमेंट। अ पर्सन कैन बी सेड टू हैव अबेटेड फर्स्टली इफ़ ही इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। सबसे पहली बात तो ये कि वो किसी को इंस्टिगेट करता है, और सेकेंडली इंगेज विद वन और मोर अदर पर्सन इन द कॉन्स्पिरेसी फॉर डूइंग दैट। दूसरा ये कि डूइंग दैट थिंग। एंड थर्डली दूसरी बात यह है कि वो किसी के साथ कंस्पिरेसी करता है कि आप ऐसा करें। थर्डली ही इंटेंशनली एड्स। तीसरा यह है वो जानबूझ के उसकी मदद करता है। बाय एनी एक्ट और इलीगल मिशन इन डूइंग दैट एक्ट, या फिर वो कोई इलीगल मिशन करता है, कोई एक्ट करता है या इलीगली ओमिट करता है, उसके ज़रिए वो चीज़ करता है। इन ऑर्डर टू प्रूव द चार्ज अंडर सेक्शन 109 PPC, it is the duty of prosecution to produce evidence of conclusive nature। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी तक हम सेक्शन 107 पढ़ रहे हैं। 109 है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट के बारे में। अगर उसका किसी को चार्ज जो है वो लगाना है किसी पर PVC का, वहाँ 109 में इसकी मेरे ख्याल में पनिशमेंट दी है ना। हाँ पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट कितनी है?
वो ताज़ीरन इसकी सज़ा है वगैरह वगैरह, यानी वहाँ पर इसकी पनिशमेंट दी है। तो अब उस लिहाज से अगर किसी को वो चार्ज लगाना है तो अब ये जो है ये प्रोसिक्यूशन का काम होगा कि वो जो कंक्लूसिव नेचर के एविडेंस के साथ साबित करे कि ये जिन लोगों पे कॉन्स्पिरेसी का ये सारी चीज़ों का इल्ज़ाम लगा है कि किसी तरह से उन्होंने मदद की है, तो ये प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होगा कंक्लूसिव नेचर के एविडेंस के साथ। एलिमेंट ऑफ क्रिमिनलिटी मस्ट क्लियरली बी स्पेल्ड आउट। सॉरी, ये था जो पहले वाला था 1989 PCRLJ 380 की, कि प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि जिस पर आप अबेटमेंट का चार्ज लगा रहे हो सेक्शन 109 के तहत आप उसको पनिशमेंट दिलवाना चाहते हो PPC के, तो फिर आपको साबित करना होगा कंक्लूसिव नेचर के एविडेंस के साथ। ये था 1989 PCRLJ 380 की साइटेशन है। दूसरा है एलिमेंट ऑफ क्रिमिनलिटी मस्ट क्लियरली बी स्पेल्ड आउट, वाज़ेह तौर पर नज़र आना चाहिए जो एलिमेंट ऑफ क्रिमिनलिटी है 1992 PCRLJ 58 का। A witness not concerned with commission of crime not an accomplice, कि वो विटनेस जो कि उस कमीशन के साथ कंसर्न नहीं था, उस क्राइम की कमीशन के साथ, तो वो उसका कंप्लिस नहीं हो सकता, यानी उसका शरीक जुर्म नहीं हो सकता। PLD 1986 लाहौर 418। पर्सन सॉलिसिटिंग कॉपरेशन विदाउट डिस्क्लोजिंग डिज़ाइन, अगर कोई पर्सन किसी के साथ कोई इस तरह की मुआवनत करता है उसके मकासद को जाने बगैर, तो यानी पर्सन सॉलिसिटिंग कॉपरेशन विदाउट डिस्क्लोजिंग डिज़ाइंस, वो मेरे ख्याल में इसमें फिर नहीं आता होगा, पूरी जजमेंट पढ़नी पड़ेगी। PLD 1972 लाहौर 37 के मसलन क्लाइंट ने सॉलिसिटर के पास आया वकील के, उसने उससे कुछ मुआवनत मांगी, को मशवरा मांगा, तो उसने उसको दे दिया, तो अब ये उसमें नहीं आएगा, मेरे ख्याल में ये कहना चाह रहा है। मज़ीद पूरी जजमेंट पढ़ने से पता लग सकता है। PLD 1972 लाहौर 37। One of the convict dying appeal not abated, कन्विक्ट जो था वो मर रहा था तो वो अपील जो है वो अबेटेड, यानी उसमें कमी नहीं की गई थी। 1989 MLD 3730, यानी उसमें किसी किस्म की कोई तखफीफ नहीं की गई थी। 3730 convict dying tried to escape in jailbreak, sentence of 9, fine not abated। PLD 1987 कराची 250 के वो जेल से भागते हुए मर गया तो उसका जुर्माना कम नहीं होगा। Charge of abatement against co-accused was not proved as there was no evidence against him to show that in fact they had extended any help to other accused in their criminal act and made any abatement, के वो चूँकि कोई ऐसा साबित नहीं हो सका था, ये co-accused जो थे उनके अगेंस्ट था चार्ज अबेटमेंट का, लेकिन साबित नहीं कर सका कि उन्होंने क्या हेल्प की है, किस तरह से उन्होंने मदद पहुंचाई है एक्यूज्ड को अपने उनके जो क्रिमिनल एक्ट, उनके क्रिमिनल एक्ट में वो नहीं साबित कर सका, तो उनको फिर प्रूव नहीं हो सका वो साबित, क्योंकि वो ये जो था वो गिल्टी प्रूव नहीं हो सके, क्योंकि ये नहीं साबित किया जा सका था कि उन्होंने क्या मदद फराहम की थी। PLJ 2005 क्रिमिनल केसेस पिशावर 438, यानी ये साबित नहीं हो सका था कि इन्होंने बाकी कोई मदद की है, तो उस लिहाज से जब नहीं साबित हो सका तो मेरे ख्याल में वो नहीं सज़ा हुई होगी उनको। PLJ 2005 क्रिमिनल केसेस पिशावर 438, यानी ये साबित करना होगा कि उन्होंने क्या मदद किया, कि उन्होंने कोई मदद की है या नहीं की, ये साबित करना पड़ेगा। आगे कमेंट्री में अबेटर आ गया, वेदर और नॉट a ललकारा would constitute abatement entails appreciation of entire evidence, कि ललकारा जो था वो किसी तरह की अबेटमेंट है या नहीं, ये सारे के सारे एविडेंस को देखकर उसी पर मेरे ख्याल में इसका इन्हसार होगा। 1968 PCRLJ 729, ललकारा क्या अबेटमेंट में आएगा या नहीं, इसके लिए जो सारे के सारे एविडेंस हैं उनको पहले देखना पड़ेगा, फिर ये पता लगेगा। पर्सन सीइंग फिल्म इलीगली एग्जिबिटेड नॉट अबेटर, कि अगर कोई जो पर्सन था वो इलीगली फ़िल्म देख रहा था तो अबेटर नहीं होगा। पर्सन सीइंग फिल्म इलीगली एग्जिबिटेड नॉट अबेटर, तो फिर वो अबेटर नहीं। अच्छा, अगर कोई फिल्म है वो इलीगली आपने वो चला दी है और कोई बंदा आके उसको देख रहा है, तो अब ये अबेटर में शामिल नहीं होगा।
PLD 1990, लाहौर 499। मेंसरिया, मेंस है कि मेंटली वो उसको पता हो, इंटेंशन हो उसकी क्राइम की। क्या है जी, मेंसरिया मस्ट बी क्लियरली स्पेल्ड आउट, जो उसका इंटेंशन है वो क्लियर तौर पर सामने आनी चाहिए। ये है जी 1995 PCRLJ 1424 में। सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट कैन बी सेटिस्फाइड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन देता है कोर्ट उस पर भी सेटिस्फाई हो सकती है। 1969 PCRLJ 585। अब सेक्शन इसका आ गया है जी 108। पहले सेक्शन के बगैर कमेंट्री थी 107 की, अब 108 की जो है वो सेक्शन स्टार्ट हो गया है। A person abets an offence who abets either the commission of an offence or the commission of an act which would be an offence। ठीक है, वो पर्सन कहा जाता है कि a person abets an offence, वो उस पर्सन को कहा जाएगा कि उसने किसी ऑफेंस को अबेट किया है जो कि या तो उसकी कमीशन में अबेट करता है, और द कमीशन ऑफ एन एक्ट, या इस ऐसे किसी एक्ट में वो अबेट करता है जो ऑफेंस हो सकता है। If committed by a person capable by a law of committing an offence with the same intention or knowledge as that of the abettor। अगर वो उसको कोई ऐसा पर्सन कमिट करता है जो कि लॉ के मुताबिक केपेबल था ऑफेंस का, with the same intention or knowledge as that of the abettor। इसकी पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, फिर शायद इसकी समझ आए। The abatement of the illegal omission of an act may amount to an offence, although the abettor may not himself be bound to do that act। अगर कोई इलीगल ओमिशन, किसी एक्ट की इलीगल ओमिशन की वजह से अगर कोई करता है, the abatement of the illegal omission of an act may amount of an offence, although the abettor may not himself be bound to do that act। अगर किसी को इलीगली ओमिट करने में कोई अबेटमेंट करता है किसी एक्ट की, द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट और टू एन ऑफेंस, वो भी एक ऑफेंस हो सकता है। ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट, कि वो वैसा एक्ट करने का पाबंद नहीं भी था कि लाजमी तौर पे वो करता है, लेकिन फिर भी अगर उसको रोका गया है किसी काम से तो वो भी अबेटमेंट होगी। यानी किसी से कोई काम छुड़वाया गया है इलीगली, ओमिट करवाया गया है, तो ये भी अबेटमेंट है। चाहे वो बंदा इसलिए बाउंड नहीं भी था कि वो ये काम करता, अगर फिर भी उसको इस तरह से रोका गया किसी काम से तो वो अबेटमेंट ही है। एक्सप्लेनेशन 2 है इसकी। टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। तो ऐसा नहीं है अबेटमेंट के लिए कि वो लाजमी एक्ट हो, और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज्ड, और ना ही ये लाजमी है कि जो मकसद चाहा गया था वो भी हासिल हुआ है, ये लाजमी नहीं है। यानी अगर इसकी कोशिश भी की गई है तो वो भी खिलाफ कानून ही है। यानी अगर वो बंदा किसी को कोई हार्म पहुंचाना चाहता था, उसकी वो मदद कर रहा था, लेकिन वो हार्म पहुंचता नहीं है, तो अब ये उसको जुर्म से बरी ज़िम्मा नहीं कर सकता, इसने अपनी तरफ से तो कोशिश कर ली। अच्छा, बेटर कि हम दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, इसका जो टेक्स्ट था वो पढ़ते हैं। A person abets an offence who abets either the commission of an offence or the commission of an act that would an offence। अच्छा, if committed by a person capable of law of committing an offence with the same intention or knowledge। अच्छा, यहाँ से आगे ये थोड़ा मसला कर रहा है। Any offence if commission of an act which would be an offence if committed which would be an offence if committed by a person capable of law of committing an offence with the same intention or knowledge as that of the abettor। अच्छा 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 अच्छा, यानी एक तो ये है कि वो ऑफेंस है, ठीक है, उसमें अगर वो मदद करता है। दूसरा किसी ऐसे शख्स की मदद करता है कि अगर वो भी यानी कानूनी तौर पर तो उसको इजाज़त थी कि वो ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर वो इसी इंटेंशन के साथ करता
जिस इंटेंशन के साथ इस पर्सन ने किया तो फिर अब वो भी एक ऑफेंस होगा, वरना वो ऑफेंस नहीं होता। मसलन एक काम है जो वैसे जो लीगली बाउंड है एक पर्सन करने का, अगर वो करे तो वो ऑफेंस नहीं होता, लेकिन अगर इसमें भी वही इंटेंशन थी जो इस जुर्म करने वाले की थी तो अब वो भी एक ऑफेंस होगा। जब जो उसमें मदद करता है तो वो भी उसका अबेटर होगा, जब इसमें मदद करेगा तो वो भी अबेटर होगा। यानी एक तो ये है कि जो किसी जुर्म करने में मदद देता है, किसी तरह से भी मदद मुहैया करता है तो वो अबेटर है। जो किसी तरह के भी जुर्म करने में मदद देता है तो वो अबेटर है। दूसरा, किसी बंदे का वो काम करने में मदद करता है जो कि ऑफेंस होना था, अगर कोई लीगली बाउंड पर्सन भी इस तरह से करता तो जुर्म होता, अब इसने किया है तो अब ये भी जुर्म है तो इसकी मदद करने वाला भी मुजरिम होगा, वो भी अबेटर होगा। अच्छा, इलस्ट्रेशन आ गई है इसकी, हमने वो एक्सप्लेनेशन दोनों पहले पढ़ ली है। ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी, ए जो है वो बी को इंस्टिगेट करता है कि आप सी को मर्डर कर दो। बी रिफ्यूजेस टू डू सो, लेकिन बी कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा। ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर, अब बेशक उसने कत्ल नहीं किया लेकिन इसने तो अबेटमेंट की है, तो अब इस पर वो अबेटमेंट का चार्ज होगा। पैराग्राफ बी है इसका, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर डी, बी इन pursuance of the instigation stabs D, D recovers from the wound, A is guilty of instigating B to commit murder। अब A ने इंस्टिगेट किया B को कि आप D को कत्ल कर दो। अब जो B है उस इंस्टिगेशन में आके D को स्टैब करता है, उसको खंजर मार देता है। अब बेशक जो D है वो रिकवर कर जाता है अपने ज़ख्म से, वो मरता नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जुर्म अपनी जगह बाकी है, उसने इंस्टिगेट किया है B को मर्डर कमिट करने के लिए। आगे आ जाती है जी इसके एक्सप्लेनेशन 3। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ठीक है कि ये लाजमी नहीं है कि जो बंदा जुर्म कर रहा है वो बाय लॉ भी कैपेबल हो उसके ऑफेंस के, मतलब कुछ लोग हैं तो वो ऑफेंस के कैपेबल नहीं है, और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट द अबेटर, और ना ये लाजमी है कि उसकी भी उतना ही उसको गिल्ट होना चाहिए या जितना कि जो असल में ऑफेंस करने वाला है या जो अबेटर है उसको जितना ऑफेंस है, और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज, और ना ये कि उसकी भी उतनी ही गिल्टी और उतनी ही इंटेंशन और नॉलेज होना चाहिए, ये लाजमी नहीं है। ये यानी ये इसमें ये बताया कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है, उनमें एक ये है कि लाजमी नहीं है कि जो ऑफेंस कमिट कर रहा है वो बाय लॉ भी कैपेबल हो, और दूसरा ये है कि उसकी भी उतनी ही गिल्टी इंटेंशन हो जितनी कि अबेटर की हो, और ना ये कि उसकी और ना ये लाजमी है कि उसकी भी कोई गिल्टी इंटेंशन और कोई नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, आगे है जी इलस्ट्रेशंस, उससे और ज़्यादा बात वाज़ेह हो जाएगी इसकी। इलस्ट्रेशन काफ़ी लंबा सारा है, ठीक है, आर्टिकल जो 108 है। ए विद अ गिल्टी इंटेंशन अबेट्स अ चाइल्ड और अ ल्यूनेटिक टू कमिट एन एक्ट, ठीक है, वो जो हम पहले बात करेंगे कुछ लोग कैपेबल बाय लॉ नहीं भी होते। ए जो था उसने गिल्टी इंटेंशन के साथ किसी बच्चे को या किसी मजनून को उसको अबेट करता है कि वो कोई एक्ट कमिट करे, विच वुड बी एन ऑफेंस इफ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, ठीक है, कि जिसको बाय लॉ भी था। अब वहाँ पे मैं इसका तर्जमा शायद ये कर गया हूँ कि पब्लिक पर्सन यानी जो कोई अथॉरिटी थी, पब्लिक अथॉरिटी थी उसने, लेकिन नहीं, वहाँ पे इसका मतलब ये था कि जो कैपेबल बाय लॉ जहाँ आया था उसका मतलब ये था कि कोई ऐसा बंदा कि जो दिमागी तौर पर जिसका तवाज़ुन ठीक नहीं है, कि वरना तो वो कोई ऑफेंस नहीं करता, उसका एक्टिविटी तो ऑफेंस नहीं होगी ना, मतलब है क्या कि अगर 12 साल से कम बच्चा जो है वो कोई जुर्म करेगा तो वो जुर्म नहीं है, या कोई इनसेन पर्सन करता है तो वो भी ऑफेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो है। A is guilty of A with a guilty intention abets a child or a lunatic to commit an act which would be an offence if committed by a person capable by a law of committing an offence, ठीक है। अगर ए जो है वो गिल्टी इंटेंशन के साथ किसी बच्चे को या किसी ल्यूनेटिक को इंस्टिगेट करता है, उसको एबेट करता है कि वो कोई ऑफेंस कमिट करे, वो ऑफेंस जिसको अगर कोई सियाना बंदा करता, कोई समझदार बंदा करता तो वो ऑफेंस होता। एंड हैविंग द सेम इंटेंशन एज ए, हेयर ए वेदर द एक्ट बी कमिटेड और नॉट इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग एन ऑफेंस, अब चाहे वो ऑफेंस कमिट हुआ या नहीं हुआ, उसकी इंटेंशन यही थी कि ये ऑफेंस कमिट करे, तो अब वो गिल्टी है इस ऑफेंस का की अबेटिंग का।
बी जो है with the intention of murdering A, with the intention of murdering Z instigates B, a child under 7 years age. A जो है ना वो इस इंटेंशन के साथ कि जो Z है उसको मर्डर कर किया जाए, वो B को इंस्टिगेट करता है. B कौन है? वो एक बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से कम है. टू डू एन एक्ट 7 साल से कम है. टू डू एन एक्ट विच कॉजेज Z's डेथ. वो उसको एक ऐसा अमल करने को कहता है कि जिससे Z की जान चली जाए. B in consequence of the abetment does the act in absence of. अच्छा, B in consequence of the abetment does the act in the absence of A and thereby causes Z's death. अब जो वो है वो ये काम करता है उसके अदम मौजूदगी में, उसकी एब्सेंस में ये काम करता है और उससे जी की मौत वाक़ई हो जाती है. Here B though has not capable by law of committing an offence. अब B जो है वो capable नहीं था by law किसी offence commit करने का. A is liable to be punished in the same manner as if B had been capable by law of committing an offence. तो अब यहाँ पे था कि जो है A को इसी तरह से सज़ा दी जाएगी जैसा कि B कोई ऑफेंस कमिट कर सकता था. एंड हैड कमिटेड मर्डर, और उसने कत्ल किया है. एंड ही इज़ देयरफॉर सब्जेक्ट टू पनिशमेंट ऑफ डेथ, और उसको यहाँ मौत की सज़ा दी जा सकती है. अच्छा, अब अबैटर की हम डेफिनेशन को दोबारा देख लेते हैं क्योंकि ये जो वजाहत हमारे सामने आई है भी केपेबल बाय लॉ से मुराद कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, बल्कि केपेबल बाय लॉ से मुराद वो है कि नॉट केपेबल बाय लॉ टू कमिट एनी ऑफेंस. इससे मुराद पब्लिक अथॉरिटी नहीं बल्कि यहाँ आ रही है कि वो कोई बच्चा या कोई इनसेन मुराद है. इफ़ कमिटेड अबैटर सेक्शन 108 जो है ए अबैटर अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और कमीशन ऑफ एन एक्ट. ठीक है, क्योंकि अब इसको हम वहाँ सिर्फ एक्ट कह सकते हैं. वुड बी एन ऑफेंसिव कमिटेड बाय अ पर्सन केपेबल ऑफ, if committed by a person capable of law committing an offense with the same intention of knowledge or knowledge as if of as that of the abettor. नहीं, यहाँ not capable नहीं है, यहाँ capable है. if the person by if committed by a person capable by law of committing an offense, यानी उसको कानूनी तौर पर ये था, अगर उसको ये किसी तरह से फैसिलिटेट करता है तो फैसिलिटेट कर ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस. ए जो है वो पर्सन है, उसने किसी ऑफेंस में अबेट किया है. हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या तो वो किसी ऑफेंस के कमेंसमेंट में वो अपना रोल प्ले करता है किसी भी तरीके से, और द कमीशन ऑफ एन एक्ट, या किसी ऐसे अमल में वो मदद करता है विच वुड बी एन ऑफेंस, कि जो ऑफेंस होता है इफ़ कमिटेड बाय अ पर्सन केपेबल ऑफ बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज ऑफ द अबेटर. वो यही समझा जाएगा एज दैट ऑफ द अबेटर कि जो पर्सन बाय लॉ कैपेबल है ऑफेंस कमिट करने का. वो जो इनसेन पर्सन है वो तो कैपेबल ही नहीं है बाय लॉ ऑफेंस कमिट करने का, लेकिन ये है उस शख्स ने किया है एन ऑफेंस विद द सेम इंटेंशन, उसी इंटेंशन के साथ और उसी नॉलेज के साथ एज दैट ऑफ द अबेटर, जो कि अबेटर ने करना था. तो यहाँ ये हो गया कि अगर कोई बंदा किसी की मदद करता है किसी काम को, किसी ऑफेंस को कमिट करने में या किसी काम को कमिट करने में जो कि ऑफेंस होता, अगर उसको बाय लॉ कैपेबल पर्सन करता तो फिर तो भी वो ऑफेंस होता. अगर उसमें मदद करता है उसी इंटेंशन और उसी नॉलेज के साथ तो वो भी बेटर है फिर. अच्छा, सी ए सही पैराग्राफ है. ए इंस्टिगेट्स बी टू सेट फायर टू अ डिवेलिंग हाउस. ए जो है वो बी को कहता है कि फलां घर में आग लगा दो जहाँ पे लोग रहते हैं. बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ हिज माइंड बीइंग इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ सेट्स फायर टू द हाउस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एज इंस्टिगेशन. अब जो बी था उसका दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक था, या उसके पास इतना नॉलेज नहीं था कि वो अपने एक्ट की जो नेचर उसको समझ सकता, और या वो ये समझ सकता कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये गलत है, ये कानून के ख़िलाफ़ है, और वो उसकी इंस्टिगेशन पर ये काम कर देता है. बी हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस. बी ने तो कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया. बट ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग द ऑफेंस ऑफ सेटिंग फायर टू द डिवेलिंग हाउस. लेकिन ए ने ऑफेंस कमिट किया है
ठीक है, कि उसने किसी घर को आग लगाने का जो ऑफेंस उसने वो कमिट किया, एंड इज़ लाइबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, और किसी के घर को आग लगाने की जो सज़ा है वो उसको उसका मुस्तहिक होगा। यानी ये हो सकता है कि जिस बंदे को इंस्टिगेट किया है, जिसने काम किया है, उसने तो जुर्म नहीं किया, लेकिन जिसने उसको इंस्टिगेट किया उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाए, इस पर ना हो, ऐसा हो सकता है। डी है ए इंटेंडिंग टू कॉज अ थेफ्ट टू बी कमिटेड, ए ने ये इंटेंशन थी उसकी कि चोरी हो जाए। इंस्टिगेट्स बी टू टेक प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जी आउट ऑफ जीज पोजेशन इन गुड फेथ, अच्छा, बिलीविंग इट टू एज प्रॉपर्टी, अच्छा 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 अच्छा, ए जो है वो चाहता है कि चोरी हो जाए किसी की, जी की। अब वो बी को इंस्टिगेट करता है कि जी के पास जो चीज़ है ये दरअसल मेरी है। अब बी जो जाता है वो गुड फेथ में जी से वो प्रॉपर्टी से महरूम कर देता है। बी एक्टिंग अंडर हिज मिसकंसेप्शन डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली, तो बी उसकी वो जो मिसकंसेप्शन में था तो वो डिसऑनेस्टली तो नहीं कर रहा, एंड देयरफॉर डज नॉट कमिट थेफ्ट, तो उसने चोरी नहीं की। बट ए इज़ गिल्टी ऑफ अबैटिंग थेफ्ट, लेकिन जो ए है वो गिल्टी है थेफ्ट का, एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज इफ बी हैड कमिटेड थेफ्ट। इफ बी हैड कमिटेड थेफ्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, एक्टिंग अंडर हिज मिसकंसेप्शन डज नॉट टेक डिसऑनेस्टली एंड देयरफॉर डज नॉट कमिट थेफ्ट, अच्छा ठीक है, उसने तो नहीं की, उसने तो चोरी नहीं की, लेकिन सज़ा ऐसे ही मिलेगी जैसे उसने चोरी की है। अब बी पे फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी, लेकिन ए पर होगी क्योंकि उसने अबेटमेंट की है, उसने इंस्टिगेट किया है। एक्सप्लेनेशन 4, द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस, कि किसी ऑफेंस की अबेटमेंट करना वो भी जुर्म है। द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस, और इस तरह की अबेटमेंट की अबेटमेंट करना वो भी एक ऑफेंस होगी। आगे इलस्ट्रेशन है इसकी, यानी किसी जुर्म की मदद करना ये भी जुर्म है, और ऐसी मदद करने में मदद करना ये भी जुर्म है। इलस्ट्रेशन है, ए इंस्टिगेट्स बी टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जी, ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि तुम जाओ और सी को इंस्टिगेट करो कि वो जी का मर्डर कर दे। बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट्स सी टू मर्डर जी, अब बी वैसे ही सी के पास चला गया और उसको इंस्टिगेट किया कि जी का मर्डर कर दो, एंड सी कमिट्स दैट ऑफेंस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बीज इंस्टिगेशन। अब वो जो है सी, वो चला जाता है बी के पास, सी वो ऑफेंस कमिट करता है बी के इंस्टिगेशन पर। बी इज़ लाइबल टू बी पनिश्ड फॉर हिज ऑफेंस विद द पनिशमेंट फॉर मर्डर, तो बी को अब वो इस बात का मुस्तहिक है कि उसको कत्ल की सज़ा दी जाए, जैसे उसने जो कत्ल की सज़ा होनी थी वो उसको सज़ा दी जाए। एज ए इंस्टिगेट्स बी टू कमिट द ऑफेंस, बी इज़ ऑल्सो लाइबल टू द सेम पनिशमेंट, क्योंकि बी को इंस्टिगेट किया था ए ने, ए को भी वही सज़ा मिलनी चाहिए। आगे है जी एक्सप्लेनेशन 5, it is not necessary to the commission of the offence of abetment by conspiracy that the abettor should concert the offence with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offence is committed. ये ज़रूरी नहीं है कि जो offence की कमीशन हुई है, it is not necessary to the commission of the offence of abetment by conspiracy that the abettor should concert the offence. See, ये लाजमी नहीं है कि अगर जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो उसकी मेल मिलाप से, उसकी मनसूबाबंदी से हुआ है, उस बंदे के जिसने उसको कमिट किया है उसके मेल मिलाप से। इट इज़ सफिशेंट इफ़ इंगेज इन द कॉन्स्पिरेसी, यही बात काफ़ी है कि अगर वो साजिश में शामिल है जिसमें वो ऑफेंस कमिट किया जाता है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि वो दोनों मिले हों, और जो एंड पे काम कर रहा है और जो पहले काम कर रहा है इन दोनों का आपस में कोई
मुलाकात हुई, यानी ए ने इंस्टिगेट किया था बी को, बी ने इंस्टिगेट किया सी को, सी ने मर्डर कमिट किया था। अब ये लाजमी नहीं है ए और सी का भी आपस में कनेक्शन हो, ठीक है, ये बात सफिशिएंट नहीं है। बस वो इस जो यानी ये एक चेन स्टार्ट हुई थी उसमें किसी तरह से भी उसका हिस्सा है तो फिर वो भी इसमें शामिल है। ये लाजमी नहीं होगा कि जिसने एंड पे वो टास्क परफॉर्म किया है उसी के साथ उसका ताल्लुक हो। इलस्ट्रेशन है ए कंसर्ट्स विद बी अ प्लान फॉर पॉइजनिंग जी। ए जो है वो बी के साथ ये प्लान करता है कि हम जी को जो है ना जहर दे दें। इट इज़ अग्रीड दैट ए शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन। बी then explain the plan C mentioning that a third person to administer the poison but without mentioning A's name। अच्छा सी सॉरी मैं उसको जी शायद समझ रहा था, इस वजह से ए जो है वो बी के साथ ये प्लान बनाता है कि हम जी को जहर देते हैं। ये बात इट इज़ अग्रीड दैट ए शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन, और ए जो है वो पॉइजन देगा। बी देन एक्सप्लेन द प्लान टू सी। अब बी जो है वो प्लान जाकर बताता है सी को और उसको बताता है सी मैंशनिंग दैट द थर्ड पर्सन टू एडमिनिस्टर द पॉइजन, और वो उसको कहता है कि आप उसको जहर दो, बट विदाउट मैंशनिंग एज नेम। ए का नेम मैंशन नहीं करता। ए और बी ने प्लान बनाया था कि हमने जी को जहर देनी है, बी चले गया सी के पास, ए का नाम नहीं उसने मेंशन किया और उसको कहता है कि आप जी को जहर दे दो, ठीक है। सी एग्रीज टू प्रोक्योर द पॉइजन एंड procures the and delivers it to B for the purpose of it being used in the manner explained, और उसको पता होता है कि किस मैनर में इस्तेमाल होना है। A administers the poison, Z dies in consequence। A वो जहर देता है और B वो जो है उसको एडमिनिस्टर करता है और Z जो है वो मर जाता है। Here though A and C have not conspired together, अब A ने C के साथ मिलकर नहीं बनाया था प्लान, यानी ए ने कहा था कि मैंने जहर देनी है, ए ने मंसूबा बनाया था बी के साथ कि मुझे कहीं से जहर ला के दो, मैंने जी को देनी है। बी चला गया सी के पास, उसने नाम बताया नहीं ए का, उसने कहा कि मुझे किसी बंदे ने आगे किसी और बंदे को जहर देनी है तो मुझे जहर दे दो। अब इसने सी से जहर ली और जाके ए को दे दी, ए ने जी को किसी तरह से वो खिला दी और जी की डेथ हो गई। अब ए का और सी का आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि वो एक ऐसी जो साजिश का जो स्टार्ट हुई थी उसका वो हिस्सा है। येट सी हैज़ बीन हेयर ए दो ए एंड सी हैव नॉट कंस्पायर्ड टुगेदर, उन्होंने ए और सी ने मिलकर नहीं किया काम। येट सी हैज़ बीन इंगेज इन द कॉन्स्पिरेसी इन प्रेजेंस ऑफ विच जी हैज़ बीन मर्डर। फिर भी ये है कि सी उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुआ है जिसके नतीजे में जी की मौत हुई है। C has therefore committed the offence defined in section and is liable to the punishment for murder। इसलिए अब जो C है उसने वो क्राइम कमिट किया है जो इस सेक्शन के अंदर डिफाइन है और उसको वो जो कत्ल की सज़ा है वो उसको मिल सकती है। तो यहाँ हमने सेक्शन 108 तक हमने मुकम्मल कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सेक्शन 108 का जो ए पार्ट है जो इस 108A उससे हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। यहाँ 108 तक मुकम्मल हो गया है। अच्छा, इसकी जो सेक्शन 108 में अबैटर की डेफिनेशन है, इस पर मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हुआ था कि मैं सही तरह समझा पाई हूँ या नहीं, तो इसलिए मैं ये एंड पे क्लिप दोबारा अटैच कर दूँगा जिसमें बता रहा हूँ। अच्छा, इसको पढ़ने के लिए ना हम ऐसा करते हैं, कुछ चीज़ों को स्किप करते हैं, उनको फिर दूसरी चीज़ों के साथ मिलाते हैं तो फिर वो लाइन सीधी होती है। मसलन अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, ठीक है, बीच में से कुछ चीज़ हम छोड़ते हैं। एक पर्सन है, उसने अब वो अबेटमेंट कर रहा है, वो ही इज़ अबेटिंग दैट ऑफेंस। हु, अब यहाँ हु अबेट्स इधर को छोड़ दें, हु अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। अब लाइन में से मैं कुछ वर्ड छोड़ रहा हूँ और एक लाइन सीधी कर रहा हूँ जिससे तर्जुमा वाज़ेह हो जाए। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कि जो उस ऑफेंस की कमीशन में मदद कर रहा है तो इसका मतलब है वो अबेटमेंट कर रहा है। अब इस लाइन को हम दोबारा पढ़ते हैं। अब कुछ और लफ्ज़ छोड़े जाएंगे, अब दूसरी जो लाइन समझना चाह रहे हैं उसको इसके साथ मिला के पढ़ेंगे। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, ठीक है, या विच वुड बी एन ऑफेंस। चलो ठीक है, इसको इसके साथ मिला के एक दफ़ा पढ़ लेते हैं।
एक पर्सन ऑफेंस की अबेटमेंट कर रहा है अगर वो किसी ऐसे एक्ट की कमीशन को ऑफेंस को उसको अबेट कर रहे हैं जो कि ऑफेंस हो सकती है। ठीक है, किस सूरत हाल में ऑफेंस हो सकती थी उसकी आगे वजाहत की गई है। 2 लाइन यहाँ पे बनती है। पहली क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं बीच में से कुछ वर्ड छोड़ रहा हूँ, उनको दूसरों के साथ मिला रहा हूँ ताकि जो लाइन है उसकी जो मीनिंग है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो सके। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, ये लाइन ऐसे बन गई कि जो बंदा किसी ऑफेंस में अबेटमेंट करता है, किसी ऑफेंस की कमीशन में अबेटमेंट करता है तो वो अबेटमेंट करता है। दूसरा कौन सा है, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु अबेट्स द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस। या वो इस किसी एक्ट की कमीशन में ऑफेंस अबेटमेंट करता है जो कि एक ऑफेंस बन सकती है। किस सूरत हाल में, इफ़ कमिटेड बाय अ पर्सन कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ठीक है, अगर उसको कोई बंदा करता है और बंदा भी कौन सा, जो बाय लॉ कैपेबल है कि वो एक ऑफेंस कर सकता है, जिस तरह मैंने बताया माइनर है या जो अनसाउंड माइंड पर्सन है वो तो ऑफेंस बाय लॉ ही नहीं कैपेबल है। अगर बाय लॉ कैपेबल वो पर्सन है ऐसा करने का तो फिर उसने ऑफेंस किया है। दूसरी एक ये भी चीज़ आ गई, एक चीज़ और है, विद द सेम इंटेंशन और नॉलेज, और उसने जो था उसकी भी इंटेंशन यही थी और उसका नॉलेज भी यही था, एज दैट ऑफ द अबेटर, जैसा कि उसको अबेटमेंट करने वाले का, ये इंस्टिगेट करने वाले, ये किसी तरह से एड फराहम करने वाले का जो मकसद था, जो इल्म था इसके पास, जो इसका नॉलेज था, अगर उसी के मुताबिक ये काम करता है तो ये भी अबेटर है। ठीक है, तो अब इसमें पता लग गया कि एक ऐसा बंदा, एक तो वो बंदा जो किसी ऑफेंस में मदद करता है तो वो तो करता ही करता है। दूसरा ये है कि कोई बंदा किसी ऐसे एक्ट में मदद करता है कि जो कि एक ऑफेंस बन सकता है, और वो करता ऐसा बंदा है जो बाय लॉ भी कैपेबल है, और दूसरा उसकी नॉलेज भी यही थी कि जो अबेटर की नॉलेज थी, और उसकी इंटेंशन भी यही थी जो अबेटर की इंटेंशन थी। अगर इन सारी चीज़ों पर वो पूरा उतरता है तो उसको हम अबेटर कहेंगे।